Hello everyone, welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take your today's The Hindu News Analysis. Today is 30 September 2023. So now we come to the important news, and the first news is Kaveri dispute uphold panel's decisions. CWMAs. तो बेसिकली ये कहता है कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जैसे हमने आपको पहले बताया कि कावेरी डिस्प्यूट जो है काफी चल रहा है इस साल, न्यूज में है काफी ये, ठीक है। तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट कमेटी ने जो कावेरी वाटर रेगुलेशन कमीशन का था डिसीजन, उसको मान लिया, उसको अपहेल्ड कर दिया और उसने कहा है कि अब कर्नाटका को पूछा है, कर्नाटका से, कि वो 3000 क्यूसेक्स वाटर रिलीज करेगा तमिलनाडु को 15 अक्टूबर तक, ठीक है। वहीं कर्नाटका ने कहा है कि वो इस डिसीजन को नहीं मानेगा, रादर इट विल गो इन द रिव्यू पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड CWM। तो अब यहां पर देखिए क्या है कि हम समझते हैं कि व्हाट इज दिस रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन का मतलब यह है कि अगर किसी अथॉरिटी ने, बी इट अ ट्राइब्यूनल, भले ही कोई ट्राइब्यूनल हो या कोर्ट हो, ठीक है, अगर किसी ट्राइब्यूनल ने या कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, और वो डिसीजन किसी पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो पार्टी के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है रिव्यू पिटिशन फाइल करना। रिव्यू पिटिशन का मतलब है कि ये पिटिशन उन्हीं लोगों के पास जाएगी, जिन लोगों उन्हीं जजों के पास जाएगी जिन जजेस ने उस पहले केस को डिसाइड किया है, ठीक है। एंड सेकंड होता है अपील फाइल करना। तो जो अपील है ये एपीलेट ट्राइब्यूनल में जाती है या एपीलेट कोर्ट में जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको एग्जांपल से समझें, सपोज किसी ट्राइब्यूनल का डिसीजन है, बी इट नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का डिसीजन है, और इसके खिलाफ अगर हम रिव्यू करते हैं तो रिव्यू जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को ही। लेकिन अगर हम इसके अपील जाते हैं तो अपील जाएगी नेशनल कंपनी लॉ नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल। समझ गए? तो आप समझ पाए बात आपको, ठीक है। अब नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉक्सो एक्ट मस्ट रिमेन सेम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो पॉक्सो एक्ट है उसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो एक तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए इसकी फुल फॉर्म जानना जरूरी है। अब यहां पर क्या है, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज टू गिव द कंसेंट रिगार्डिंग सेक्स इज 18 ईयर्स, ठीक है। तो मतलब कोई फीमेल, उसके साथ सेक्स करने की कंसेंट देने के लिए उस फीमेल की जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। अब यहां पर लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि अगर इस एज को कम किया गया, ठीक है, मींस 16 किया गया या बिलो 16 ईयर्स किया गया, सो इसके कुछ गलत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ऐसा लॉ कमीशन मींस 22nd लॉ कमीशन हेडेड बाय जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने अपनी 283 रिपोर्ट में कहा है। तो लॉ कमीशन क्या होता है अब हम थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जो लॉ कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। लॉ कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज लॉ कमीशन से संबंधित कोई भी रेफरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए। सेकंड, लॉ कमीशन का मेन काम क्या है, इसका मेन एम क्या होता है? तो इसका मेन काम है रिकमेंडेशन देना टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग सम चेंजेस इन द लॉ। तो बेसिकली लॉ जो है हमारे, जो भी लॉ बने हुए हैं, अगर किसी लॉ में कोई कमी है
या हमको कुछ और ऐड करना है लॉ के साथ में, तो वो रिकमेंडेशन लॉ कमीशन देते हैं। लॉ कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन होती हैं, उनका सरकार पर या गवर्नमेंट पर कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो एट प्रेजेंट जो है, यहाँ पर जो एज है सेक्स की, वो 18 ईयर है, और लॉ कमीशन ने कहा है कि इट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड, बिकॉज अगर ये रिड्यूस होगी तो इसके कुछ गलत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, एंड इट विल प्रमोट द चाइल्ड मैरिज, एंड इट विल आल्सो इंक्रीज द चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नाउ कंसर्न ओवर प्रोग्रेस ऑन सबटल बर्निंग। तो बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है एट प्रेजेंट, रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा जी। तो पहली बात तो हम समझते हैं कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन हैं होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या है कि इन्होंने अपना कंसर्न दिया है रिगार्डिंग द सबटल बर्निंग। देखिए, आप जानते हैं कि जो विंटर में सबटल बर्निंग होती है, सबटल बर्निंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि हमारे आसपास के स्टेट्स में, लाइक यूपी, हरियाणा, पंजाब में जब सबटल बर्निंग होती है, तो उससे काफी धुआं जो है हमारी दिल्ली में एंटर करता है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि वी आर कंपेयर टू फेस एयर पोल्यूशन। हमको एयर पोल्यूशन फेस करना पड़ता है। अब जो एयर पोल्यूशन है, इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन से हमारे राइट टू लाइफ का वायलेशन होता है, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया held that every person has the right to live in a pollution free environment। तो बेसिकली क्या है कि आर्टिकल 21 हमको राइट टू लाइफ देता है, और अगर हम एयर पोल्यूशन में रहते हैं तो उससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। तो जब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन उसको कंसीडर किया जाता है। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसीजन दिया। अब यहाँ पर तो जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने ये कंसर्न किया है कि इसके रिगार्डिंग जीरो टॉलरेंस होगी, या जीरो पैडी पैडी सबटल बर्निंग होगी, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि ये केवल फार्मर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रानी रादर इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर। तो उन्होंने कहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो सारे जो भी ऑफिसर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे ऑफिसर्स को रेस्पॉन्सिबल इसके लिए माना जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि जो सबटल बर्निंग है, तो कई बार क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं, इसके लिए उन्हीं को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे जो फार्मर्स हैं वो काफी पुअर होते हैं, और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सबटल बर्निंग को प्रॉपरली रोक सकें या सबटल को प्रॉपरली डिकम्पोज कर सकें। तो उन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, उस सब्सिडी का कुछ पोर्शन उनको सबटल बर्निंग के लिए या सबटल मैनेजमेंट के लिए भी दिया जाना चाहिए। तो जब सबटल मैनेजमेंट के लिए मैकेनिज्म होगा या सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, तो इसको हम और इफेक्टिव वे में कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। कैलकाटा हाई कोर्ट रिमूव्स ईडी ऑफिसर फ्रॉम जॉब स्कैम इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली क्या है कि कैलकाटा में एक गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर की भर्ती के लिए एक स्कैम हुआ था। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मिस्टर मिश्रा, वो ईडी के ऑफिसर हैं। उनको हाई कोर्ट ने कहा है कि नेक्स्ट हियरिंग में उनका ट्रांसफर हो जाए, या उनका इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाए, और उनको उनकी जगह किसी और ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस अमृता सिन्हा ने
ये डायरेक्शन दी है ईडी को, डायरेक्टर को, कि इमीडिएटली उनके काम को किसी और ऑफिसर को असाइन किया जाए। और रीजन इसका ये है कि दैट ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू आंसर द क्वेरीज ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग। तो जो कोर्ट प्रोसीडिंग में ऑनरेबल कोर्ट उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, इसलिए कोर्ट ने उनके ट्रांसफर की बात कही है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर केस। Now we come to next news. New guidelines propose no admission to student below class 9th at coaching center. तो बेसिकली जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान में काफी स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, और इस साल जो है 23 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है राजस्थान में। तो यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि क्लास 9 से बिलो किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन वहां पर नहीं होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होगा। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने जो इस तरह के मैकेनिज्म भी बनाए हैं कि एक तो ज्यादा स्टूडेंट पर, मतलब स्टूडेंट पर ज्यादा कोई स्ट्रेस ना हो। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग को छोड़ना चाहता है तो वो इजीली कोचिंग को छोड़ सकता है, और ये कोचिंग की ड्यूटी होगी कि वो 120 डेज में उसके पेमेंट को वापस कर देंगे। ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो टॉपर होते हैं उनका कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा। ग्लोरिफिकेशन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई पर्सन टॉपर है या कोई स्टूडेंट टॉपर है तो उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाए, ताकि और स्टूडेंट्स जो कि टॉपर नहीं है या जिनके कम मार्क्स आए हैं वो डिप्रेशन में चले जाएं। ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन भी दी है, इसका है संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ सुसाइड प्रिवेंशन। ठीक है। तो ये एक एनजीओ है जो सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए काम कर रही है। ठीक है। तो अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है या कोई स्टूडेंट डिप्रेशन में है तो वो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है। नाउ अब हम थोड़ा सा समझते हैं सुसाइड का लीगल एस्पेक्ट। सो बेसिकली देयर इज सेक्शन 309 आईपीसी। 309 आईपीसी मेक्स द अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एज अ पनिशेबल ऑफेंस। अब अगर किसी पर्सन ने सुसाइड कमिट कर लिया है तो उसको हम पनिश नहीं कर सकते, इसलिए केवल अटेम्प्ट को ही पनिशेबल बनाया गया है। अटेम्प्ट में जो सजा है वो 1 साल की सजा है, 1 ईयर पनिशमेंट है। ठीक है। तो अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है उसको 1 साल की पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन अभी इसमें कुछ ड्रास्टिक चेंज आए हैं, तो हमने एक, हमारी पार्लियामेंट ने एक कानून एनेक्ट किया है, एंड द नेम ऑफ द लॉ इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का। तो अब अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो कानून, कोर्ट उसके फेवर में ये प्रिजम्पशन करेगा कि दैट पर्सन इज इन द डिप्रेशन। तो अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो उसको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, रादर उसको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है। और बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होगा कि वो पर्सन डिप्रेशन में नहीं है, रादर उसने इंटेंशनली अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है। एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है अटेम्प्ट टू सुसाइड पर, केस का नाम है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। तो बेसिकली यहाँ पर ज्ञान कौर की कंटेंशन ये थी कि आर्टिकल 21 हमको राइट टू लाइफ देता है, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको राइट टू लाइफ देता है, और अगर हम इस राइट टू लाइफ को रिवर्स कर दें तो ये राइट टू डाई बन जाता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस कंटेंशन को नहीं माना और ये डिसीजन दिया कि दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। तो जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल। नाउ वी कम टू मोर इम्पोर्टेंट न्यूज। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, पुश फॉर मोर वुमेन दिस टाइम इन पुलिस। तो ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है, अभी जैसे आप जानते हैं कि हमारे 128 अमेंडमेंट बिल, दिस बिल इज रिलेटेड टू the reservation of women in Lok Sabha and state legislatures, including the state legislatures of the union territories like Delhi। ठीक है। अब ये बिल अब एक्ट बन गया है। तो अब ये एक्ट कौन सा बना? इट हैज बिकम अ 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब ये बिल है 128 और अमेंडमेंट एक्ट है 106। तो जी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक, ये 33% रिजर्वेशन देता है वुमेन को। तो इसमें जो आज का हमारा एडिटोरियल के ऑथर हैं आर के विज जी, इनका कंसर्न ये है कि इस तरह का मैकेनिज्म जो है पुलिस में भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर एक लॉ बनाने वाली बॉडी है जिसका जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन 33% कर दिया गया है, और पुलिस एक एग्जीक्यूटिव पार्ट है जो कि लॉ को एनफोर्स करती है। तो अगर लेजिस्लेचर लॉ बनाती है और उस लेजिस्लेचर में 33% रिजर्वेशन है फीमेल का लोकसभा और लेजिस्लेचर असेंबलीज में, तो इस तरह का मैकेनिज्म जो है या इस तरह का अमेंडमेंट पुलिस सिस्टम में भी होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा या जितने भी पुलिस फोर्स है हमारी, उसका 33% इसमें 33% वोमेन वोमेन जो है वो हमारी पुलिस फोर्स में होनी चाहिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। प्रेसिडेंट ग्रांट असेंट टू वोमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो जैसा अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट ने 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एसेंट दे दी, तो अब ये क्या बन गया, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। अब हम समझते हैं व्हाट इज द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो बेसिकली देयर इज आर्टिकल 108 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि व्हेन अ बिल बीइंग पास्ड फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जब कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा से पास हो जाता है तो फिर वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट अगर उस बिल पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो बिल कानून बन जाता है। तो एसेंट से, प्रेसिडेंट की एसेंट से संबंधित जो आर्टिकल है, इट इज 108 of the Constitution of India. Now, government, now we come to this important news. Government carrying out a planned euthanasia of मनरेगीज। तो बेसिकली ये मनरेगा जो स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब जो जयराम रमेश जी हैं, ये कांग्रेस के एमपी हैं, इनका कंसर्न ये है कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इसके फंड को रिलीज नहीं कर रही है और इसको एक प्लान्ड वे में खत्म करना चाहती है। ठीक है, तो बेसिकली इनका एप्रीहेंशन ये है कि ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी, इट वाज लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, एंड द प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू किल इट और ट्राई टू स्टॉप इट इन ए प्रॉपर मैनर और विद अ प्लानिंग। अब नाम हम आते हैं इस टर्म पर, यूथनेशिया। यूथनेशिया क्या है? ये होता है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन काफी बीमार है या उसकी वेजिटेटिव स्टेट है, वेजिटेटिव स्टेट का मतलब है जिससे कोमा में हो, ठीक है, और उस पर्सन की रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसे पर्सन को मार दिया जाता है। ठीक है, मर्सी किलिंग। नाउ दिस मर्सी किलिंग इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज एक्टिव मर्सी किलिंग एंड सेकेंड इज पैसिव मर्सी किलिंग। एक्टिव में क्या होता है कि उसको पॉइजन इंजेक्ट किया जाता है उसकी बॉडी में, जो बीमार पर्सन होता है। और पैसिव का मतलब यह है कि जिस वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर है उसको बंद कर दिया जाता है। तो इंडिया में हमारे यहाँ पर अभी पैसिव लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम या पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। हमारे देश में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। कनाडा इज कमिटेड टू बिल्डिंग क्लोजर टाइज विद इंडिया। तो जैसा आप सब जानते हैं कि कनाडा की और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो थोड़ी खराब चल रहे हैं आजकल। तो बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह नज्जर, ये खालिस्तान की डिमांड करने वाला एक्टिविस्ट थे। ठीक है, अब यहाँ पर जस्टिस ट्रूडो का बयान आया है। जस्टिस ट्रूडो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। इन्होंने कहा है कि हम हमारे इंडिया के साथ कोई गलत संबंध नहीं है और हम वी वांट टू हैव द गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, लेकिन हम इंडिया से क्या चाहते हैं कि इंडिया हमारी इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करे।
Now we come to next news, electoral bond. So this is very important news for sale. तो बेसिकली इलेक्ट्रोल बॉन्ड टू गो ऑन सेल फ्रॉम अक्टूबर 4। तो 4 अक्टूबर से ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो सेल के लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है? तो देखिए, जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बी इट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 29 ए ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि सेक्शन 29 ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में रजिस्टर्ड है, उस पॉलिटिकल पार्टी के पास ये एलिजिबिलिटी है कि वो किसी भी पर्सन से, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या कोई और एंटिटी हो या इंडिविजुअल हो, उससे डोनेशन ले सकती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए डोनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इस जो डोनेशन लेने के पहले तरीके होते थे वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, लोग कैश में डोनेशन दे देते थे पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड को इशू किया गया 2017 के फाइनेंशियल बिल से, और ये इंप्लीमेंट हुआ 2018 से। तो जब ये 2018 से इंप्लीमेंट हुआ, अभी एट प्रेजेंट क्या है कि एसबीआई के पास ये ऑथोरिटी है कि ये एसबीआई की कुछ डेजिग्नेटेड ब्रांच ही इन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को सेल करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है 1000, 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में आते हैं। ठीक है, अब लॉ क्या कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल, सपोज मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 1000 रुपीज डोनेट करना चाहता हूं, तो मैं एसबीआई की उस डेजिग्नेटेड ब्रांच से जाकर 1000 रुपीज का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदूंगा और मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को ये दे दूंगा। और तो यहां पर जो मेरा नाम है उसको सीक्रेट रखा जाएगा, यानी कि किसी को नहीं बताया जाएगा। और जब मैं पॉलिटिकल पार्टी को, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूं, उसको मैं ही दे दूंगा, और ये पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द इलेक्ट्रोल बॉन्ड इसको एनकैश कर देगी। ठीक है, अब यहां पर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट इसके ये है कि ये इलेक्शन में जो फंडिंग है उसको ट्रांसपेरेंट करता है, एक प्रॉपर चैनल से फंडिंग होती है। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये राइट टू नो के अगेंस्ट है। तो आर्टिकल 19(1) जो है हमारा, जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, उसमें राइट टू नो भी शामिल है। अब क्योंकि यहाँ पर किस पर्सन ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना अमाउंट डोनेट किया है, ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि उस पर्सन का, जिसने ये खरीदा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू दिस द पॉलिसी और द रिक्वायरमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर भी इससे एक पैसेज आपके क्लैट के एग्जामिनेशन में आया था। सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज regarding your exam. So that's all for today, my dear students. I will come again with the next the news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.